प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का पाठ विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। आप सब जानते होंगे कि किसी भी छात्र के लिए पाठ विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी पाठ के कई कई अर्थवृत्त होते हैं। जूही की कली मुक्त छंद की कविता है और निराला ने अपनी इस कविता के माध्यम से हिंदी काव्य में अपने विद्रोह की शुरुआत की थी। यह अत्यंत उत्कृष्ट कविता है। यह कविता अपनी अंतर्वस्तु और अपने स्थापत्य, इन दोनों ही दृष्टियों से निराला की ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी काव्य की उपलब्धि है। यह एक प्रकृति कविता है। इसमें मुक्त प्रेम की व्यंजना हुई है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से। इसमें नायिका प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत है जूही की कली। नायिका जो है वह अप्रस्तुत है और यही इस कविता की विशेषता है। इसलिए जो कोई भी इस कविता में मानवीय श्रृंगार के वर्णन की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, वे इसे एकांगी रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, मानव का प्रकृतिकरण नहीं हुआ है। और इस दृष्टि से यह कविता अन्य श्रृंगार परक कविताओं से भिन्न हो जाती है। फूलों से जो प्रेम है निराला का, वह पढ़ा पढ़ाया या सुना सुनाया नहीं है। जूही की कली में निराला का जो प्रेम दिखता है फूलों के प्रति, वह निरंतर बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। आगे उनकी लिखी हुई कविताएं शेफालिका, वनवेला, फिर उपवन में खिली चमेली आदि इसके उदाहरण हैं। अब जूही की कली कविता का प्रथम बंद देखिए आप। निजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी, जूही की कली दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में। जूही की कली का वर्णन है यहाँ, वही इस कविता का मुख्य विषय है। कवि कहता है कि जूही की कली जो है वह विजन वन वल्लरी पर है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि विजन वन वल्लरी में क्यों नहीं है? कली जो होती है वह लताओं में होती है, लेकिन नहीं, यहाँ कली के सोने का वर्णन है। इसीलिए कवि कहता है विजन वन वल्लरी पर। शब्द सजग कवि हैं निराला, शब्द प्रयोग के प्रति अत्यंत सतेज हैं वे, सचेत हैं वे। इसीलिए अगर वह कहते हैं विजन वन वल्लरी पर, तो इसका अपना एक अभिप्राय है। सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न। वह जो कली है, जो नायिका है, वह सुहाग से भरी हुई है और स्नेह स्वप्न में मग्न है। किसके प्रति स्नेह स्वप्न में? अपने प्रिय के स्नेह स्वप्न में वह मग्न है। और वह क्या है? तो अमल कोमल तनु तरणी। वह सिर्फ कोमल ही नहीं है, वह अमल और अनाविल तनु वाली है। निराला की अधिकांश नायिकाओं में हम ये विशेषताएं देखते हैं। और इसकी जो दूसरी बड़ी विशेषता है वह है शब्दों का संयोजन। निराला ने एक तरफ संस्कृत पदावली का प्रयोग किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदी पदावली का प्रयोग भी उसी कुशलता के साथ किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विरुद्धों का सामंजस्य सिर्फ भाव के स्तर पर ही नहीं है उनकी कविताओं में, शिल्प के स्तर पर भी है। एक तरफ तो संस्कृत निष्ठ पदावली है और दूसरी तरफ
हिंदी पदावली है। हिंदी पदावली ही नहीं, ठेठ देशज शब्दों में भी निराला की गहरी पैठ है। तो आप देखेंगे कि जहाँ विजन वर्ण वल्लरी है, तो दूसरी तरफ सोती थी सुहाग भरी विशुद्ध हिंदी पदावली, विजन वर्ण वल्लरी संस्कृत निष्ठ पदावली, तो दूसरी तरफ सोती थी सुहाग भरी हिंदी पदावली। स्नेह स्वप्न मग्न और अमल कोमल तनु तरनी है, तो दूसरी तरफ जूही की कली जो पदावली है विशुद्ध हिंदी की पदावली है। यानी स्नेह स्वप्न मग्न और अमल कोमल तनु तरनी संस्कृत निष्ठ पदावली है, तो जूही की कली विशुद्ध हिंदी की पदावली। और दृगवंद किए शिथिल पत्रांक में, दृग और शिथिल पत्रांक के बीच में बंद किए हिंदी का क्रिया विशेषण है। तो संस्कृत निष्ठ पदावली के कारण जहाँ इसमें गुरुता आती है कविता में, जहाँ एक नाद सुनाई देता है, इसका स्तर ऊपर होता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी पदावली के प्रयोग से पाठक इस कविता के प्रति आत्मीयता का बोध करते हैं और लगता है कि वे किसी निकटस्थ कवि को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, किसी दूरस्थ कवि को नहीं, वे कोई आर्षवाणी नहीं सुन रहे हैं, अपने प्रिय कवि की वाणी सुन रहे हैं। तो संस्कृत निष्ठ पदावली और हिंदी पदावली दोनों के प्रयोग से उन्होंने इस कविता के स्थापत्य को अत्यंत विलक्षण और अद्भुत बना दिया है। उसके बाद कवि कहता है, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोर किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। अब दूसरे बंद में जूही की कली जो नायिका है उसके नायक की चर्चा है जो मलयानिल है। यहाँ भी नायक जो है वह प्रकृति के रूप में प्रस्तुत है, मनुष्य के रूप में नहीं। यह इस कविता की विशेषता है। तो वह जो जूही की कली है उसे तो छोड़कर चला गया है उसका नायक पवन, वह निर्बंध है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कली के पास साल भर तो रहता नहीं है, इसलिए कली साल भर खिली नहीं रहती है। आप भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हुए भी जानते होंगे कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं खिलते हैं, वे साल में एक बार खिलते हैं और इसके बाद वे मुरझा जाते हैं या लगता है जैसे उनके अस्तित्व का लोप हो गया, किंतु उनके अस्तित्व का लोप नहीं होता है क्योंकि साल भर के बाद वे पुनः ऐसे पुष्प जो है वह खिल उठते हैं। तो इस तथ्य का भी, इस भौगोलिक तथ्य का भी उपयोग और प्रयोग निराला ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने दिखाया है कि जूही की कली जो है वह तब तक नहीं खिलती है जब तक कि उसका जो नायक मलयानिल है वह नहीं आ जाता है। तो इसी कारण उन्होंने दिखाया है कि दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में, चूंकि अभी मलयानिल पहुंचा नहीं है और वह कली रूप में है, जूही पूर्ण रूप से खिली नहीं है, इसीलिए अभी पत्तों में वह छिपी हुई है। इसलिए आप खुद सोचें कि कितना सुंदर प्रयोग है कि दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में, वह सो रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि शिथिल है और उसकी आंखें बंद हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और फिर आगे देखिए, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोर किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। मेरे गीत और कला में खुद निराला ने कहा है कि यह कविता बंगाल में लिखी गई थी क्योंकि जूही बंगाल में ही बसंत में खिलती है। निराला ने स्वयं कहा है कि यूपी में जूही ग्रीष्म और वर्षा की ऋतु में खिलती है, यह एक भौगोलिक तथ्य है। तो इससे भी यह साबित होता है कि यह जो जूही है वह बंगाल की है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के अंतर से फूलों के खिलने, एक ही फूल के खिलने का समय अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता के लिए यह तथ्य भी जो है वह बिल्कुल युक्ति संगत है। और
मलयानिल के प्रयोग से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि यह जो जूही है वह बंगाल की है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मलयानिल के विषय में कहा जाता है कि वह कहाँ होता है, दक्षिण में होता है, दूर देश दक्षिण में, जहाँ मलय पर्वत पर चंदन के वृक्षों से रगड़ खाकर जब मलयानिल चलता है तो उससे सुगंध की सृष्टि होती है। तो मलयानिल की चर्चा से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह जूही की कली जो है वह बंगाल की है और वासंती निशा है, यह भी बिल्कुल तथ्यगत है। तो विरह विधुर प्रिया संग छोड़, उसके विरह में जो पीड़ित है प्रिया जूही, उसको छोड़कर पवन चला गया है दूर देश में। तो स्वाभाविक है कि वह प्रसन्न नहीं है, वह खिली नहीं है, लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और भवन जो है वह तो दूर देश में है, तुरंत पहुंच भी नहीं सकता है ताकि कली खिल जाए। तो जिस पवन को मिलने के लिए आना है जूही की कली के पास, वह सामान्य पवन नहीं है, मलयानिल है। रविंद्र काव्य का अध्ययन अच्छा था निराला का, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी दक्षिण वातास की चर्चा की है। दूसरी बात कि मिथिला का जो अंचल है वह बंगाल से सटा हुआ है। तो मिथिला जनपद के कवि विद्यापति में भी दक्षिण वातास की चर्चा मिलती है। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। तो वह भी तथ्यगत है, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है मिथिलांचल। तो यह मलयानिल जो है वह हिंदी प्रदेश का नहीं है, यह बंगाल में आता है जूही की कली के पास, यह भौगोलिक सत्य है। इसलिए इस दृष्टि से भी देखें तो बड़े सावधान कवि थे निराला। और ताज्जुब होता है कि इतनी छोटी सी छोटी बात जो है उस पर भी उनका ध्यान गया है। क्योंकि आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कविता लिख लें और उसमें तथ्यगत भूले हों तो वो उत्कृष्ट कविता नहीं कही जा सकती है। तो और विरह विधुर प्रिया संग, यह जो पदावली है, यह जो पदबंध है, वह निराला का प्रिय पदबंध है। तो मलयानिल को जब अचानक याद आती है बसंत की रात्रि में अपनी प्रिया जूही की, तो वह बेचैन हो जाता है। वे बासंती निशा जो है उद्दीपन का काम करती हैं और व्याकुल होकर अपनी नायिका से मिलने के लिए वह तेजी से चल पड़ता है। और आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। बिछुड़न में अगर मधुर स्मृतियाँ आती हैं मिलन की, तो वो स्मृतियाँ बिल्कुल टटकी स्मृतियाँ होती हैं और वे स्मृतियाँ आकुल व्याकुल कर देती हैं। और मलयानिल को भी आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। विद्यार्थियों आप फिर इस पंक्ति पर ध्यान दें, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। यहाँ कवि यह भी कह सकता था कि आई याद चांदनी में धुली हुई आधी रात, लेकिन चांदनी में धुली हुई रात में वह तीव्रता नहीं लगती है धवलता की, जो तीव्रता लगती है आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। तो आप समझिए कि में और की के प्रयोग के अंतर से इसकी तीव्रता में, भाव की तीव्रता में कितना अंतर आ जाता है। वो यहाँ याद आती है शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा की उस चांदनी की याद आती है। मेघदूत में बताया गया है कि कैसे शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से धुली हुई है अलकापुरी की अट्टालिकाएं। और यहाँ कवि कहता है कि आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। यहाँ प्रस्तुत है जूही की कली जो प्राकृतिक घटना है। यहाँ है नायक मलयानिल
जिसका जो प्रकृति परक उपादान है, मनुष्य नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि रीति काव्य में नायक और नायिका के मिलन की जब बात होती है, या उनकी उत्कंठा की जब बात होती है, या विरह की जब बात होती है, तो उसमें वह तीव्रता, वह स्वाभाविकता नहीं होती है जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से विरह, मिलन और श्रृंगार की बात की गई है। तो यहाँ लेकिन याद आती है रीतिकालीन उन नवोरा नायिकाओं की, जो अपने प्रियतम के प्रथम स्पर्श से कंपित हो उठती थीं। तो आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। तो जब मलयानिल को प्रथम मिलन में अपनी प्रेयसी के कंपित गात की याद आती है, तब वह और बेचैन हो उठता है और चल पड़ता है उससे मिल। फिर क्या, पवन उपवन सर सरित गिरी गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। अब वह रुक नहीं पाता है, किंतु आप यहां देखें कि पवन उपवन सर सरित, ह्रस्व मात्रा वाले वर्णों के प्रयोग से हवा की गति को बिल्कुल उन्होंने सामने प्रतिबिंबित कर दिया है कवि ने। पवन उपवन सर सरित, यहाँ हम हवा की सरसराहट महसूस कर सकते हैं, मलयानिल की सरसराहट महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ह्रस्व मात्रा वाले वर्णों का प्रयोग किया है, किंतु रास्ता सिर्फ मैदानी इलाकों का तो नहीं होता है, वहाँ वन भी होता है, झाड़ियाँ भी होती हैं, उपत्यकाएं भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं। तो मलयानिल की जो गति है वह भी बाधित होती है। आगे देखें, गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर, वह सिर्फ मैदानी इलाकों को पार नहीं करता है, नदियों सरिताओं को पार नहीं करता है, बल्कि गहन गिरी कानन और कुंज लता पुंजों को भी पार करता है, जहां उसे अवरोध महसूस होता है। किंतु प्रिया से मिलने के लिए वह ऐसा विकल और बेचैन है कि उन अवरोधों को पार कर वह पहुंचता है कहाँ, अपनी प्रेयसी जूही की कली के पास पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। और तब क्या होता है, कली जो है वह खिल जाती है। तो यह एक भौगोलिक तथ्य है, प्राकृतिक सत्य है, किंतु उस भौगोलिक तथ्य और प्राकृतिक सत्य को निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से मूर्त कर दिया है। किंतु यह इतना आसान था क्या? यह इतना आसान नहीं था। आप कल्पना करें कि कितने दूर देश से आ रहा है मलयानिल, बेचैन है कि जाते ही प्रिया उत्कंठा से मेरा स्वागत करेगी, मुझसे लिपट पड़ेगी, लेकिन प्रिया को तो मालूम नहीं है कि उसका जो नायक है, जिसके विरह में वह बिल्कुल निस्पंद है, शिथिल है, पत्रांक में सोई हुई है और सारी गतिविधियां उसकी मंद है, ऐसा लगता है कि वह निर्जीव हो गई है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। उसे तो मालूम नहीं है कि वह उसका नायक जो है वह आ रहा है, इतनी बाधाओं को पार करते हुए इतने दूर देश से आ रहा है, इसलिए वह तो बिल्कुल निस्पंद सोई हुई है पत्रांक में। और यहाँ कवि कहता है कि पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। तो ये जो दो पंक्तियां हैं अंत में कि पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ, तो इसकी पृष्ठभूमि फिर नीचे के बंद में आता है। यह इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि निराला के काव्यों में विरुद्धों का सामंजस्य होता है। विरुद्धों का यह सामंजस्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से है। और यह जो वैषम्य है, ये जो दो विरुद्धों का सामंजस्य है, यह इनकी जो कविताएं हैं उसके अवगुण नहीं है, वह उनकी विशेषताएं हैं, उनकी कविताओं की ये विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं जितना हम निराला काव्य में देखते हैं उतना अन्य किसी के काव्य में नहीं। आप पंत के भी प्रकृति परक काव्य को ले लें,
प्रसाद के भी प्रकृति परक काव्य को ले लें, महादेवी के भी प्रकृति परक काव्य को ले लें, किंतु उसमें विरुद्धों का वह सामंजस्य और उस सामंजस्य से उत्पन्न जो सौंदर्य है वह उतना नहीं है जितना निराला के काव्य में दिखाई देता है। अगला बंद देखें। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, तो वह तो सो रही थी, उसे क्या मालूम है कि उसका प्रिय आ रहा है इतनी बाधाओं को पार करते हुए। वह अपने प्रिय के आगमन को, उसके पहुँचने को कैसे जान पाए? अगर जानती तो वह भी उत्कंठित होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही होती। और यह जो बिंब है, यह जो दृश्य है, वह निराला ने रवींद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में भी देखा था। इसलिए उनकी निराला की प्रारंभिक कविता है जिसकी पंक्ति है कि आपने मुझे क्यों नहीं जगाया नाथ, और उनकी एक परवर्ती कविता में भी है कि पिए के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी। उसमें भी है कि प्रिय के जगाने पर वह जगी और इसके लिए वह अपनी भर्त्सना कर रही है कि मैं प्रिय का स्वागत नहीं कर पाई। जो विरह विदग्धा होती हैं नायिका, या जो विरह विधुर प्रिया होती हैं, उनकी एक लालसा होती है कि जब उसके प्रिय आए लंबी अवधि के बाद दूर देश से, तो वह उनका स्वागत करें, उनके स्वागत में वह सज धज कर खड़ी रहे। तो यह सुख जूही की कली को नहीं मिलता है, क्योंकि कहता है कवि कि सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। वह तो सो रही थी, उसे क्या मालूम कि इतनी बाधाओं को पार करते हुए उसका प्रिय उससे मिलने आ रहा है, क्योंकि वह तो दूर देश में था, निर्बंध था और दक्षिण पवन के रूप में था, वह घूम रहा था। तो इसे तो मालूम नहीं था कि पवन आ रहा है। तो यह इसे थोड़ा बुरा लगता है मलयानिल को, किंतु वह सो रही थी, उसे क्या मालूम कि उसका प्रिय आ रहा है। पहले तो नायक ने धीरज से काम लिया। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लड़ी की लड़ी जैसे हिंडोल। पहले नायक ने उसके कपोल चूमे, डोल उठी वल्लड़ी की लड़ी जैसे हिंडोल। वह सोई हुई थी, फिर भी जैसे महीन डोरी में कोई हिंडोला हो तो वह हवा के हल्के झोंके से भी वह जो हिंडोला होता है वह झूलने लगता है। तो उसी ढंग से नायक ने जो जूही की कली के कपोल चूमे, तो डोल उठी वल्लड़ी की लड़ी जैसे हिंडोल, तो वल्लड़ी की लड़ी हिंडोले की तरह झूलने लगी। और आश्चर्य कि तब भी जूही की कली की नींद नहीं खुली। नायक जो है वह कसमसा रहा है, भीतर ही भीतर अब उसके भीतर अकुलाहट हो रही है कि यह क्यों नहीं जग रही है। और इससे भी आगे बढ़कर इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूदे रही, किम्बा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। अब कौन जाने कि वह निद्रालस थी या यौवन के नशा में वह चूर थी। यौवन की नशा में इतनी वह मतवाली हो गई थी कि उसकी आंख खुल नहीं रही थी। मदिरा पान करने के बाद भी कहा जाता है कि आंखें जल्दी खुलती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वह जो निद्रालस थी जूही की कली, वह सिर्फ निद्रा की ही तंद्रा नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि वह यौवन की मदिरा का पान किए हुई थी। इसलिए नायक आया, इसका भान नहीं हुआ। उसने उसका स्पर्श किया, झोंकों के साथ स्पर्श किया, इतना गहन स्पर्श किया कि वल्लरी डोलने लगी, और इसके बाद भी वह बेसुध होकर सोई रही, उसकी आंखें खुल नहीं रही है। तो यहाँ देखें संवाद की शैली का प्रयोग किया है, निराला ने यहाँ संवाद की शैली का प्रयोग किया है। अंत में कहता है कौन कहे, इसको कौन कह सकता है, कौन बता सकता है
कि वह निद्रा में थी या यौवन की मदिरा पिए हुई थी, इसलिए वह मतवाली थी और बंकिम विशाल नेत्र मूंदे ही रही। अब तो लगता है जैसे नायक पवन का धैर्य जो है वह चूक रहा है। और संस्कृत निष्ठ पदावली के साथ देखिए कितना सुंदर प्रयोग किया है, चूक क्षमा मांगी नहीं। अब चूक क्षमा जो है यह बिल्कुल लोक प्रचलित शब्द है। तो यहाँ पर कविता का यह जो वंद है वह लोकगीत की भी प्रतीति कराता है। भावों के अनुसार शब्द चयन बदलता रहता है। और पहले सीधी सीधी बात कर रहा था, तो जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लरी जैसे हिंडोल। और इसके बाद कहता है कि इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। बिल्कुल लोक बिंब पर उतर आता है कवि कि इतने पर भी वह जागी नहीं, और जब जागी ही नहीं तो चूक क्षमा मांगने की बात कहाँ से आती थी। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूदी रही, किम्बा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। कौन बता सकता है, यह कहना मुश्किल है कि वह नींद की तीव्रता में आंख नहीं खोल रही है या यौवन की मदिरा पीने के कारण आंख नहीं खोल रही है। अब तो नायक का धैर्य चूक जाता है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक परी युवती चकित चितवन निज फेर चारों ओर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। और यहाँ एक और विलक्षण और विदग्ध प्रयोग देखिए कि वर्षा की झड़ियों की बात आप लोगों ने सुनी होगी, झोंकों की झड़ियों की बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, जिसका प्रयोग निराला ने किया है। और तब आकुल व्याकुल होकर जब नहीं जगती है जूही की कली, तो वह अपनी झोंकों से उसकी सुंदर और सुकुमार देह को बिल्कुल झकझोर डालता है और उसके गोरे कपोल को मसल डालता है अपने कपोल से। निराला कहते हैं कि कपोल को कपोल से ही मसला जाता है, हाथ से नहीं। और तब चौंक परी युवती चौंक जाती है। चकित चितवन से वह चारों ओर देखती है। यहाँ शब्द का प्रयोग देखिए, फेर, हेर, प्यारे, सेज, ये बिल्कुल लोक प्रचलित शब्द हैं। तो चकित चितवन से अपने चारों ओर वह नजर घुमाती है और प्यारे को सेज के पास देखकर नम्रमुखी हंसी खिली। बस यही एक शब्द है नम्रमुखी, जो यहाँ संस्कृतनिष्ठ लगता है और इससे इस अंतिम पदबंध का सौंदर्य और अभिजात बढ़ जाता है। हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। अब फिर यहाँ प्यारे शब्द का प्रयोग देखिए। निराला की गहरी पैठ थी देशज शब्दों में, और जो कवि कहलाएगा उसे देशज शब्दों में पैठना पड़ेगा ही, नहीं तो वह कभी भी कवि नहीं हो सकता है। उसे तत्सम तद्भव देशज का ज्ञान होना ही होना चाहिए। तो अपने प्यारे को वह सेज के पास देखकर खिल उठती है, हंस उठती है, खेल रंग प्यारे संग। रति केली के बाद वह पूर्ण रूप से खिल उठती है। और यहाँ प्यारे शब्द से याद आती है भारतेंदु की पंक्तियाँ, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। या सूरदास की पंक्ति है जो राधा को संबोधित है कि एक धार दो हनि पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ठारे। तो ये इस प्यारे शब्द का प्रयोग जो है वह अकारण नहीं है। देशज शब्दों में उनकी गहरी पैठ है। जातीय शब्द जो हैं, जो उनकी जातीय परंपराएं हैं काव्य की, उसकी भी गहरी पहचान निराला को थी। दूसरी बात कि यहाँ प्रकृति प्रस्तुत है और मानव अप्रस्तुत, इसलिए मानवीय श्रृंगार का जो यहाँ वर्णन हुआ है उसमें कहीं भी वह भाव नहीं है जो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार के वर्णन में होता था, क्योंकि यहाँ प्रकृति प्रस्तुत है, मनुष्य प्रस्तुत नहीं है। मनुष्य
अप्रस्तुत है। देव ने भी कहा है कि पवन जो है नायक पवन वन झूमत फिरत है, तो वहाँ नायक जो है वह मनुष्य है, पवन नहीं है। यहाँ निराला ने ठाट बिल्कुल उलट दिया है, इसलिए यहाँ इसकी गहराई, यहाँ इसकी विदग्धता अधिक बढ़ जाती है। और नम्रमुखी शब्द आप देखिए कि इस अंतिम पदबंध में बिल्कुल लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द हो चितवन हो, फेर हो, हेर हो, प्यारे हो, लेकिन नम्रमुखी हंसी खिली। अब नम्रमुखी शब्द से इस कविता का जो अभिजात है वह बढ़ जाता है, कविता अभिजात बन जाती है और लोकबिंब भी यहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। ये जो हमारे लोकगीत हैं कहीं न कहीं उस परंपरा से भी यह कविता जुड़ जाती है और पाठक इस कविता के साथ आत्मीयता महसूस करते हैं। यह कविता आतंक उत्पन्न नहीं करती है और इसका जो श्रृंगार है वह एकांगी नहीं है। इन्होंने इसमें दार्शनिकता का भी आरोपण करना चाहा है निराला ने, लेकिन वह मान्य नहीं है। इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी नहीं माना है। उन्होंने भी कहा है कि जूही की कली जो है वह विशुद्ध प्रकृति कविता है और इसी रूप में वह महत्वपूर्ण है और इसी रूप में वह कालजयी है और इसी रूप में इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। यह बात है कि विवेकानंद का प्रभाव पड़ा था इन पर, निराला पर, लेकिन यह इसमें दार्शनिक भाव का आरोपण कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए इसमें और इसका श्रृंगार जो है वह भी हल्का नहीं है, गरिमायुक्त है। और निराला ने ऐसा इसलिए कहा है कि इस कविता का आरंभ सुसुप्ति से होता है और इसका अंत जो होता है वह जागरण से होता है, वह सुप्त है कली जो है। और दिखाया गया है अंत में कि मलयानिल के स्पर्श से वह जग जाती है, वह पूर्ण रूप से खिल जाती है, पूर्ण रूप से उसका जागरण हो जाता है। इसलिए निराला ने यह कहना चाहा है कि यह सुप्ति से जागरण का काव्य है। लेकिन अधिकांश पाठकों का, अधिकांश आलोचकों का निराला के इस मत से सहमति नहीं है और एक कविता के कई अर्थवृत्त हो सकते हैं। इसलिए किसी पाठ के पुनर्पाठ की ज़रूरत होती है, अंतरपाठ की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ विषय वस्तु से ही कविता का अर्थ द्योतित नहीं हो सकता है। अंतर वस्तु को भी खोलना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर किसी पाठ का पूरा अर्थ सामने आता है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगवंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोर, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद विछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली, कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लरी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस मंकिम विशाल नेत्र मूदी रही, किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक भरी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग।